मैन 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट और श्रेक यूनिवर्सिटी की लड़ाई बड़ी ही घमासान चल रही थी कि तभी इस लड़ाई में यू हाओ अनडेड आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके साथ साथ टैंक सेट के डिसाइपल्स भी इस लड़ाई में श्रेक यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद श्रेक यूनिवर्सिटी का पलड़ा हमें लड़ाई में भारी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तभी दायतियान कैद से आजाद हो जाता है और बीस्ट फिर से युद्ध में वापसी करने लगती है। तभी डोलो जो लेवल 99 पर है वो आ जाता है, जिससे डोलो और दायतियान के बीच बहुत लड़ाई होती है। लेकिन फिर यू हाओ आकर दायतियान से बात करता है, उसको बताता है कि वैंक्वायर एक लकी बीस्ट थी और जिसके साथ स्टार्टो फॉरेस्ट की किस्मत भी अब यू हाओ के साथ है। साथ ही बीस्ट और ह्यूमंस के बीच के बैलेंस के बारे में भी बताता है। जिसके बाद यू हाओ अपनी स्नो गर्ल भी दायतियान को दिखाता है, जिसे देखकर दायतियान हैरान रह जाता है। यू हाओ कहता है कि बीस्ट ह्यूमंस के साथ अपनी मर्जी से रहते हैं, कोई भी उन्हें फोर्सफुली ये नहीं करवा सकता। जिसे जानकर दायतियान कहता है कि मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, जिस पर यू हाओ 3 सोल बीस्ट मांगता है और इसी के साथ युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सभी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। सभी सोल बीस्ट वापस स्टार्टो फॉरेस्ट में लौट आते हैं। वही यू हाओ भी हमें दिखाई देता है, जो स्टार्टो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में लेक के बीच खड़ा है। इस लेक का नाम है लेक ऑफ लाइफ। इस तालाब के पानी में बहुत खास और कीमती तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। साथ ही अगर कोई इस तालाब के पानी को पिएगा तो उसकी सोल पावर भी इम्प्रूव हो जाएगी। जिसके बाद यू हाओ लेक ऑफ लाइफ का पानी अपने हाथों में लेकर पीने लगता है। यू हाओ ये देखकर हैरान है कि जिस जगह को ह्यूमंस बहुत ही खतरों वाली समझते हैं, वो जगह धरती पर इतनी सुंदर भी हो सकती है। तभी वहाँ खड़ा दायतियान यू हाओ को बताता है कि ये वो जगह है जहाँ लाइफ को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। ये लेक स्टार्टो फॉरेस्ट का बहुत ही पवित्र लेक माना जाता है। ये लेक लाखों साल पुराना है। जो भी प्राणी यहाँ है वो सभी एक चमत्कार है। तभी हम वहाँ पर एक बीस्ट को देखते हैं जो बड़ा ही पावरफुल है और रोर करते हुए यू हाओ पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी दायतियान उस बीस्ट को अपने रिट्रीट अटैक से रोक देता है। असल में इस बीस्ट को यहाँ गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि श्रेक यूनिवर्सिटी और बीस्ट के बीच की लड़ाई में बहुत से सोल बीस्ट मारे गए थे। बीस्ट इस वक्त बहुत गुस्से में है और इसी गुस्से में बीस्ट दायतियान से क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने रिट्रीट के ऑर्डर्स क्यों दिए थे। बीस्ट को ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि बीस्ट को लगता है कि ह्यूमंस की वजह से बीस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दायतियान उल्टा बीस्ट पर ही गुस्सा करने लगता है और बीस्ट के ऊपर दोबारा से अटैक करके उसे चुप करवा देता है। जिसके बाद बीस्ट चुपचाप दायतियान से सॉरी मांग लेता है। साथ ही दायतियान बोलता है कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिनकी रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी जरूरत पड़ने पर। अगर हम श्रेक यूनिवर्सिटी पर हमले पर ह्यूमंस को मार देते हैं तो बाकी की ह्यूमन कंट्रीज का क्या होता। हमने श्रेक यूनिवर्सिटी का पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। जिसके बाद बीस्ट अब दायतियान से पूछता है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी वहाँ स्वान बीजी भी आती है, जिसके साथ साथ स्टार्टो फॉरेस्ट के 5 सबसे खतरनाक बीस्ट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। साथ ही यू हाओ के स्पिरिचुअल से आइस एम्परर और स्नो गर्ल भी पहुँच जाते हैं, जिसका मतलब है कि टॉप 10 खतरनाक बीस्ट में से ऑलरेडी 7 बीस्ट वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। जिसके बाद दायतियान यू हाओ से वैंक्वायर के सैक्रिफाइस के बारे में पूछता है। जिसके बाद यू हाओ वहाँ स्नो एम्परर को भी बाहर बुला लेता है। सभी लोग यहाँ स्नो एम्परर को देखकर बहुत ही हैरान है। जिस पर स्नो एम्परर कहती है कि मैं पहली बार अपने एम्परर के ऑस्पिशियस बीस्ट से मिल रही हूँ। जिसके बाद सीन घूमने लगता है और शाम का समय हो जाता है। फाइनली यू हाओ वैंक्वायर के सैक्रिफाइस में बताते हुए कहता है कि वैंक्वायर ने अपनी लाइफ मुझे बचाने के लिए सैक्रिफाइस की थी। साथ ही वैंक्वायर ने हजारों रिशाइन सिटी में कैट सोल मास्टर्स को भी बचाया। यू हाओ वैंक्वायर की तारीफ में कहता है कि वो तो दोनों कॉन्टिनेंट की हीरो है। जिसके बाद स्वान बीजी कहती है कि मैं यहाँ अपनी लाइफ को खत्म करने आई हूँ। जिसके बाद दायतियान कहता है कि वैंक्वायर अब मर चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी सोल का क्या। दायतियान यू हाओ के कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे सोल बीस्ट की सोल को संभाल पाओगे। जिस पर यू हाओ कहता है कि 70%। जिसके बाद यू हाओ बताता है कि स्नो गर्ल उस वक्त एक स्पेशल सिचुएशन में थी और उस समय मेरे मास्टर थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे बचा लिया। इस एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके चलना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई साधारण सोल बीस्ट और एक सोल मास्टर सोल फ्यूजन को प्रैक्टिस करे तो वो नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ सीक्रेट मेथड सीखे हुए हैं सोल के, इसलिए मैं हमेशा और ज्यादा मैच्योर होता रहूंगा और उसी के साथ
सक्सेस रेट भी बढ़ता रहेगा। जिसके बाद स्वान बीजी भी आगे बढ़कर प्रोसेस शुरू करने के लिए कहती है। तभी दातियान भी यू हाओ को विश करके सभी बीस को अपनी टेरिटरीज में जाने के लिए कहता है और यू हाओ से सोल बीस चुनने का कहता है। साथ ही यू हाओ को यहीं रुककर एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहता है। जिसके बाद दातियान वहाँ से चला जाता है और यू हाओ के पास त्यांग मेंग बाहर आ जाता है। त्यांग मेंग यू हाओ से सोल बीस के बारे में बात करने लगता है और बात करते करते त्यांग मेंग लेक में कूद जाता है। त्यांग मेंग कहता है कि सोल बीस कभी भी एक नहीं हो सकते। इस युद्ध का रीजन ही यहाँ की एम्पर बीस्ट है। सोल बीस की किस्मत और ह्यूमंस की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ी हुई है और ये टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। आइस एम्पर भी बाहर आकर यू हाओ और त्यांग मेंग की बातों में शामिल हो जाती है। जिसको देखकर यू हाओ आइस एम्पर से पूछता है, तुम भी तो ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हुई हो। लेकिन जब त्यांग मेंग बीच में कूद पड़ता है और आइस एम्पर से चिपकने लगता है, जिस पर आइस एम्पर इरिटेट होने लगती है और त्यांग मेंग को मुक्का मार देती है, जिसे त्यांग मेंग वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। आइस एम्पर तब कहती है कि अगर दातियान और बाकी सब इस कल्टीवेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक है। और तभी त्यांग मेंग से कहने लगती है कि तुम 11 पीस बन सकते थे। लेकिन जैसे ही आइस एम्पर त्यांग मेंग की तरफ देखती है, त्यांग मेंग जमीन पर लेटा हुआ है और अभी त्यांग मेंग ह्यूमन फॉर्म में ना होकर अपनी फॉर्म में है। यू हाओ आइस एम्पर से पूछता है कि कैसा होगा अगर कैट क्यून की लव वैली आ जाए। तुम्हारा और त्यांग मेंग का रिश्ता कितना अच्छा है। लेकिन यू हाओ की इस बात से आइस एम्पर चिढ़ जाती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम आइस एम्पर और त्यांग मेंग को देखते हैं, जहाँ त्यांग मेंग सोच रहा है कि यू हाओ, आइस एम्पर, स्नो गर्ल और मैं, लेकिन क्योंकि मैंने सोल का रास्ता चुन लिया है, इसलिए अब मैं कभी भी सोल बीस के रास्ते को नहीं अपना सकता हूँ। लेकिन हम आए तो सोल बीस से ही हैं, इसलिए दिल में यही चाहता हूँ कि सोल बीस इस डॉलर कॉन्टिनेंट में रहे। जिसके बाद हम यू हाओ, त्यांग मेंग, आइस एम्पर और स्नो गर्ल को एक साथ पहाड़ी पर खड़ा हुआ देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है और वहाँ अकेला यू हाओ खड़ा रह जाता है। जिसके बाद यू हाओ अब अपनी आधी मेहनत से रिजल्ट्स को प्रैक्टिस करने में लग जाता है। यू हाओ की प्रैक्टिस से लेक में हलचल होने लगती है और लहरें ऊपर की ओर उठने लगती हैं और एक क्रिएचर की सोल को यू हाओ प्रैक्टिस करने लगता है। यू हाओ बिल्कुल अपने टीचर के सिखाए हुए तरीके को अपनाने की कोशिश में लगा हुआ है और जाकर एक पत्थर पर जाता है और ध्यान मग्न होने की कोशिश करता है। असल में यही तरीका है जिससे आप स्पिरिचुअल पास और सोल की यूनिटी को फील करते हैं। यू हाओ अपनी प्रैक्टिस को कर ही रहा होता है कि वहाँ फूल झड़ने लगते हैं और इंसान चलते हुए यू हाओ के पास आने लगता है। जिसके आने की आहट से यू हाओ की आँख खुल जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। असल में ये सीनियर दातियान ही है जो अभी ह्यूमन फॉर्म में यू हाओ के पास उसकी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए आए हैं। दातियान के आते ही यू हाओ सर झुकाकर उनका वेलकम करता है। साथ ही कहता है कि आपके सामने मैं बस एक जुगनू के समान हूँ। लेकिन यू हाओ की ये बात सुनते ही दातियान उसे टोक कर कहते हैं कि नहीं, तुम अपने आप पहले ही बहुत शक्तिशाली हो। यू हाओ की तारीफ में सीनियर दातियान कहता है कि तुम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो बाकी ह्यूमंस नहीं कर सकते। यहाँ ड्रैगन्स और टाइगर्स के बीच में बैठकर भी तुम बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद दातियान यू हाओ को उनकी प्रैक्टिस दिखाने के लिए कहता है। यू हाओ भी बिना समय गंवाए अपनी स्किल्स को दिखाने में लग जाता है। जिसमें सबसे पहले यू हाओ अपनी पास से दातियान के आसपास की जगह को बर्फ में जमा देता है और बर्फ का अटैक करके वहाँ एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। जिसके बाद यू हाओ दौड़कर दातियान के पास आता है और अटैक करने लगता है। लेकिन दातियान अभी भी बड़े ही रिलैक्स और काम होकर खड़ा है। यू हाओ के अटैक पर दातियान अपनी एक नजर से ही यू हाओ को अपने से दूर कर देता है। लेकिन यू हाओ भी हार नहीं मानता और गिरते गिरते भी दातियान की छाती पर अपना अगला अटैक कर देता है। लेकिन दातियान एक चट्टान के जैसे वहाँ सीधा खड़ा है। जिसके बाद यू हाओ फिर अपनी स्वॉर्ड से दातियान पर अटैक करने लगता है। लेकिन दातियान का ऑरा भी कुछ कम नहीं है। यू हाओ इस बार भी पीछे हो जाता है। दातियान यू हाओ से अपनी और पास बढ़ाने के लिए कहता है और अपनी एनर्जीज को यू हाओ के ऊपर फेंकता है। जिससे एक बार के लिए तो यू हाओ की बॉडी से उसकी सोल भी बाहर आने लगती है। लेकिन यू हाओ खुद को संभालता है और अपनी पास को इंक्रीज करने लगता है। जिसके बाद यू हाओ यहीं रुकता है। यू हाओ अब अपनी थर्ड आई को भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी सभी पास को कलेक्ट करके एक साथ दातियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यू हाओ के इस जोरदार पन से इस बार दातियान को फर्क पड़ने लगता है।
दायतियान को महसूस होता है कि ये तो नेचर से मिला हुआ लगता है। यू हाउ अपने पंच को लगातार दायतियान की बॉडी पर बनाए हुए है। यू हाउ की ये स्किल्स और पावर को देखकर दायतियान बहुत प्रभावित हो रहा है। दायतियान मन ही मन यू हाउ की तारीफ में कहता है कि ये मुंस का डिसेबल बनने के योग्य है। इस बच्चे के अंदर बहुत बड़े लेवल्स के स्किल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ यू हाउ के अटैक्स अभी भी जारी हैं, जिनसे एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट हो रहा है। दायतियान सोचता है कि ये कहीं सुपर दौलू तो नहीं है ह्यूमंस का, क्योंकि जिस तरह की स्किल्स यू हाउ यहाँ दिखा रहा है, ये सब करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि यू हाउ बहुत ज्यादा पार और एक बड़े सुराग के साथ दायतियान की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। बहुत तेज तूफान हमें यहाँ दिख रहा है। साथ ही दायतियान इस तूफान को महसूस कर पा रहा है, इसलिए दायतियान अपनी ड्रैगन आई से देखता है, जहाँ उसे वैंक्वायर और यू हाउ एक साथ नजर आते हैं, जिससे तुरंत दायतियान वहाँ उस लेक को बीच में से काट देता है। यू हाउ के पास से भी बड़ा तूफान दायतियान यू हाउ को रोकने के लिए वहाँ क्रिएट करने लगता है। लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, बहुत से पेड़ इस तूफान में गिरने लगते हैं। दायतियान यू हाउ से दूर जाने लगता है, क्योंकि अगर यू हाउ का ये अटैक सक्सेसफुल हो गया तो इससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा खुद यू हाउ को होता, क्योंकि कुछ दिनों में यू हाउ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी एनर्जीज की मदद होगी। दायतियान इस सभी को बड़े ही गौर से देख रहा है। वहीं दायतियान के लाए हुए तूफान में यू हाउ का अटैक अब्सॉर्ब हो जाता है और यू हाउ एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। यू हाउ उठकर खड़ा होता है और सीनियर को उनके इस रहम के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद सीनियर दायतियान यू हाउ को और प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि मैं अब 2 दिन बाद फिर से वापस आऊंगा, और इसी के साथ दायतियान वहाँ से चले जाते हैं। दायतियान अपने रास्ते में अभी भी यू हाउ के पंचेस और अटैक्स के बारे में सोच रही है, क्योंकि यू हाउ के पास दायतियान की सोच से बहुत ज्यादा थी। दायतियान सोचता है कि कहीं ये लड़का भगवान बनने की भी शक्तियाँ तो नहीं रखता, और ऐसा सोचते सोचते दायतियान चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस यू हाउ के पास पहुंच जाते हैं, जहां यू हाउ बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अब वहां स्वान बीजी आ जाती है और आसमान की तरफ देखकर दायतियान को बुलाने लगती है, जिससे दायतियान वहां आ जाता है और बताती है कि शेक यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ आए हुए हैं, जिसे सुनते ही यू हाउ की आँख खुल जाती है। अब दायतियान यू हाउ को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ शेक एकेडमी के लोग खड़े हैं। यहाँ मास्टर जुआन, बीबी और बाकी अब आए हुए हैं। असल में इन सभी लोगों को यहाँ खुद दायतियान ने ही बुलाया है। दायतियान यू हाउ से कहता है कि यही समय है खुद को प्रूव करने का। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा ये सोल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। ऐसा कहते ही वह एक जायंट सोल बीस्ट हमें दिखाई देता है, जो कि सोल बीस्ट को हैंडल करता है और बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद यू हाउ बीच में आकर खड़ा हो जाता है, और एक तरफ है दायतियान और सोल बीस्ट, वहीं दूसरी तरफ शेक यूनिवर्सिटी के लोग। यू हाउ दोनों पार्टी से अपने अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहता है, जिसमें दायतियान स्वान बीजी की तरफ इशारा करते हैं और स्वान बीजी वहाँ वन आई टाइगर को भेजती है, जिसे देखते ही जायंट सोल बीस्ट कहता है कि ये वन आई टाइगर 10,000 सालों से मेरे लिए सोल बीस्ट रहा है और इसने शेक यूनिवर्सिटी से लड़ाई में बहुत ही घातक हमले किए थे। लेकिन उसे देखकर जायंट सोल बीस्ट यू हाउ को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ सभी ह्यूमंस को यही मार डालूंगा। जिसको सुनते ही शेक सिटी से आए हुए कुछ आम लोग बहुत डर जाते हैं। मास्टर जुआन शेक यूनिवर्सिटी की तरफ से दाव हुआबिन को भेजते हैं, जिसे देखकर यू हाउ थोड़ा शॉक हो जाता है। हुआबिन भी यू हाउ से कहता है कि मैंने कॉलेज में तुम्हें बहुत तंग किया है, इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरे पिता की जान बचाई थी, इसलिए मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा। यू हाउ अब एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और हुआबिन से कहता है कि तुमने सोल बीज के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए पहले कुछ सोल रिचुअल्स करने होंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट सही रहा तो ये सोल बीज तुम्हारी सोल में होगा। हुआबिन यू हाउ के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद यू हाउ एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और अपनी सोल रिंग को बाहर निकालता है। सभी लोग यू हाउ की 7 सोल रिंग्स और 10 लाख साल की कल्टीवेशन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हुआबिन भी यू हाउ के पास को देखकर सोचने लगता है कि मैं कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद यू हाउ अपने एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड करते हुए अपने एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में एक वेपन को ले लेता है। यू हाउ के ऑरा से वन आई टाइगर उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद यू हाउ उस सोल बीस्ट को हुआबिन के माइंड को कनेक्ट करना शुरू करता है, जिससे दोनों की सोल और ब्लड आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है।
यू हाउ सोल बीस्ट की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि टाइगर वहाँ अचानक से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर नीचे खड़ा मास्टर स्वान परेशान हो जाते हैं। लेकिन यू हाउ बिल्कुल सही समय पर सब कुछ समझ आता है कि ये एम्पर की एक चाल है और सोल बीस्ट को वहीं फ्रीज कर देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आएगा।